हेलो बच्चों, आज की जो क्लास है, जो वीडियो क्लासेस होगी, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड पार्ट में मैं जाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी पढ़ा रहा था। मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ यूज होगा, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे तो कैसा क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस कुछ लैंग्वेज वाले जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे उससे क्वेश्चंस को कैसे बनाए जाएंगे। तो कुछ थ्योरी जो बची हुई उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा मैं। और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाने से पहले थोड़े से 2-3 पॉइंट मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वहां पर आप ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चंस बन जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस में एक मिनट, तो मैं पॉइंट्स यहाँ आपको बताऊंगा पिछले क्लास के। जो अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पर क्वेश्चंस कैसे बनाओगे आप। जैसे पॉइंट्स क्या क्या रह गए, वो पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ा रहे हैं और वहां पर नंबर 1, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में एक्स की जो वैल्यू होती है वो -∞ to ∞ होती है। नॉर्मल कर्व के बारे में मैंने बताया आपको, बेल शेप कर्व होगी। अब इसमें अदर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होगी कि सबसे पहली पॉइंट की मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं इसमें। अगर आपको मीन निकालने को कह रहा, अगर आपको मीडियन निकालने को कहता है, अगर आपको मोड निकालने को कहता है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी निकाल दो, आपका आंसर सेम होगी। और वो जो मीन मीडियन मोड है वो सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस, वाई एक्सिस होगा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 मानी जाती है, जहां पर मीन मीडियन मोड तीनों यहीं पर होती है। ठीक है, और तीनों इक्वल होती है। राइट साइड, जैसा कि बताया था मैंने लास्ट क्लास में, राइट साइड इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी और लेफ्ट साइड भी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। और टोटल एरिया जो नॉर्मल कर्व का होता है यूनिटी होता है, मतलब लगभग यूनिटी होता है, यूनिटी नहीं होता है। 100% नहीं कह सकता मैं, 99.73% होती है उसकी। बाकी जो प्रोबेबिलिटी वो एरर मानी जाएगी। दूसरी पॉइंट, क्वार्टाइल डेविएशन QD इज टू रेशियो मीन डेविएशन इज टू रेशियो, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रेशियो यहाँ पर होती है वो 10:12:15 होती है। अब यहाँ पर किसी से किसी के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। जैसे क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो आपको, तो आप सीधा 10/15 लिखिए और इसको कैंसिल कर दिए, 2 5 और 3 5। देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन बराबर आप लिख सकते हो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन बराबर आप लिख सकते हो 2/3, जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.6666 मिलता रहेगा आपको इस तरह से। तो डायरेक्टली जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट डेटा जब लेंगे तो 0.675 इंटू सिग्मा होगी यहाँ पर। दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, ये होगी आपके पास, राइट। क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ होगी, तो 0.675 इंटू सिग्मा क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं आप। और उसी तरह से मीन डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अगर निकालनी हो तो यहाँ पर आपके पास 12/15 से डिवाइड करनी होगी। और आप मीन डेविएशन का रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशियो में जब निकालते हैं तो आप 4 3 और 5 3 आप यहाँ लिख सकते हैं, और 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन में लिख सकते हैं, दैट इज 4/5, दैट इज 0.80 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि एमडी बराबर 0.80
इंटू सिग्मा जब लिखा है तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे आ गया, कहाँ से आया, कैसे मैं रटूं इस चीज को। तो रटना कहीं नहीं है, कुछ आपके पास वो क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन की रेशियो देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन करना है। और डिवीजन हर बच्चे को आना चाहिए कि 2/3 कितनी होती है और 4/5 कितना होता है। जरूरी नहीं है कि क्वार्टाइल डेविएशन ही आपसे पूछा जाए, हो सकता है आपसे उल्टा पूछा जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालनी होगी तो ऑब्वियस है कि 3/2 लिखनी होगी, 3/2 लिखनी होगी इंटू क्वार्टाइल डेविएशन। और जब 3/2 आप लिखेंगे तो आप 1 पॉइंट समथिंग आने लगी कि वहां पर, तो वो डेटा आपको डिवाइड करके देख लो आप कैसे आता है। लेकिन जनरली क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं बुक में कि एमडी बराबर क्या होता है स्टैंडर्डेशन के संदर्भ में, यानी उसके रिलेटेड में, और क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्डेशन के रिलेशन में क्या हो सकता है। आप दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू गायब है, आप उसे निकाल सकते हैं इस रेशियो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर अदर, जब मैं क्वार्टाइल डेविएशन, जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ता हूं तो उसमें थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आती है उसमें क्वार्टाइल्स जब पढ़ते हैं तो क्वार्टाइल्स कहता है किसी भी असेंडिंग ऑर्डर सीरीज को 4 बराबर हिस्सों में जब बांटते हैं आप, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो और उस टुकड़े को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 3 जगह ही निशान लगानी पड़ेगी। तो वो डॉटेड जहां निशान लगाएगी कितने इंच पर, कितने सेंटीमीटर पर या कितने मीटर पर, लंबाई पर डिपेंड करता है आपका कि आप ले रहे हैं किस चीज में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो रहा है आपका, इंच है, फीट है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्या है आपका। वो वहां जाके पॉइंट जाके मार्क लगाएंगे और मार्क जो पहला मार्क होगा जो क्वार्टाइल 1 कहलाएगा, दूसरा मार्क जो होगा क्वार्टाइल 2 कहलाएगी और तीसरी मार्क जो पोजीशन होगी क्वार्टाइल 3 होगी। यानी 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 3 पॉइंट दर्शाने पड़ेंगे एंड दैट दिस पॉइंट इज सेड टू बी द क्वार्टाइल्स एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। मिडिल क्वार्टाइल जो होती है यहाँ पर वो होता है आपका मीडियन कह सकते हो आप, और मीडियन बता चुका हूं मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन के बराबर होती है और मोड के बराबर होता है, इसलिए आपको कोई निकालने, क्वार्टाइल 2 निकालने को कहेगा ही नहीं आपसे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर के सीधा आप क्वार्टाइल 1 निकालेंगे, लोअर क्वार्टाइल निकालेंगे। फॉर्मूला होता है मीन दैट इज म्यू माइनस 0.675 इंटू सिग्मा। और क्वार्टाइल 3 जब निकालना यानी अपर क्वार्टाइल, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं कि क्वार्टाइल 2 नहीं निकालने का आएगा, म्यू प्लस 0.675 इंटू सिग्मा, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी। और यहाँ पर जब मैं मीन लिख रहा हूं तो ऑब्वियस है कि मीन हमारा मीडियन के बराबर है, और मैं बार बोल रहा हूँ कि मीडियन ही क्वार्टाइल 2 है, तो इसका मतलब आपके पास क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के पास ही आपका Q2 भी छिपा हुआ है जो मीन के रूप में लिखा है यहाँ पर। देयरफॉर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बन जाएगी, यानी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। अदर पॉइंट्स जो मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मैंने पढ़ाया था, e की पावर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, और अपॉन में सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। ये देखते देखते बच्चा बहुत डर जाता है कि क्या क्या हम लिख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें है, और मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ जिससे हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखाया जाए। तो हम कह रहे हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन इसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन से पूछी जाएगी और सबसे कम समय लेगा ये आपको बनाने में। आपसे ये प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करने को कहेगा, अदर चीजें प्रोबेबिलिटी के अलावा कहेगा निकालने को। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आखिर प्रोबेबिलिटी निकालने की ये चैप्टर है, तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, तो इसके बारे में मैं अलग से मैं बताऊंगा आगे जा करके। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएं अब आगे आपको मिलती जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने यहाँ पॉइंट बताया, और क्वार्टाइल 1 और दो चीजें यहाँ पर, एक पॉइंट और अदर है वहां पर कहलाता है पॉइंट इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यानी जब नॉर्मल कर आप बनाते हैं तो एक ही पीक हाईएस्ट पॉइंट होती है, एक ही, तो दो उसका पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट इन्फ्लेक्शन कहलाता है, दैट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगी। मिनिमम तो उसका सबसे टेल होगा, जो सबसे नीचे टेल से, जो टेल कभी टच नहीं करता हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, दैट इज इनफाइनाइट पर टच करता है, ये भी बताया था मैंने आपको। लेकिन दो इसका पॉइंट इन्फ्लेक्शन होंगे, और वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन जो फॉर्मूला होता है म्यू प्लस सिग्मा होता है पहला, और दूसरा पॉइंट म्यू माइनस सिग्मा होता है, दैट इज म्यू प्लस सिग्मा 0 से राइट साइड होगी और म्यू माइनस सिग्मा लेफ्ट साइड होगी। म्यू प्लस सिग्मा की जगह पर स्टैंडर्ड रूप में z बराबर 1 होती है यहाँ पर, और स्टैंडर्ड रूप में यहाँ पर z बराबर -1 होती है, और यहाँ पर z की वैल्यू 0 होती है, जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। आखिर z है क्या, x है क्या और z क्या है, ये मैं अगले पेज में बता रहा हूँ आपको, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट,
एक्स हमारा वेरिएबल है, यानी हमें कंपनियों का प्रॉफिट 2 करोड़ रुपया हुआ, 2 करोड़ लॉस हुआ, कि 2 करोड़ 10 पैसे का भी लॉस हुआ तो उसे शो करनी पड़ती है बैंकिंग सेक्टर में या किसी कंपनी के अंदर में, क्योंकि कई चीजें 10 पैसे और 5 पैसे के हिसाब से भी चलती है, क्योंकि हजारों हजार चीजें बिकती है तो उस पैसे का कैलकुलेशन होगा। तो एक्स की वैल्यू कहीं कहाँ तक जाएगी ये डिपेंड नहीं करता है, इन्फिनिट तक जा सकती है और माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो चूंकि x बहुत बड़ा होता है, उस बड़े को छोटे रूप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाने के लिए मैथमेटिशियन ने, स्टैटिस्टिशियन ने मिलकर के कुछ नई टेक्निक दिया, और उसको ये जो x है उसको कहते हैं हम नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं, नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं z में, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, यानी स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया इसमें, एनवी लिख दे, नॉर्मल वेरिएबल आप समझ जाएंगे। और z की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी तरह क्वेश्चन आप बनाते हो, किसी टाइप के भी क्वेश्चन आप बनाते हो, तो x की जितनी वैल्यू उस क्वेश्चन में होगी उसको जैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 3 से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं आएगी और -3 से कम कभी नहीं आएगी। और वो z को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यही है, x माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी x वेरिएबल है और x बार ऑब्वियस है कि आपके क्वेश्चन में दिए होंगे x बार, तभी आप बना पाएंगे। तो z यहाँ पर कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 हो और मीन की वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे स्थिति में z और x बराबर हो जाएगी, यानी नॉर्मल वेरिएबल बिकम्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बिकम्स नॉर्मल वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर आपको फिर ग्राफ में आपको बताता हूँ, ये नॉर्मल कर्व है और यहाँ पर z की वैल्यू चूंकि बता चुका हूँ मैं कि मैक्सिमम 3 होगी, 2 भी होगा, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और इस साइड -1, -3 भी जाएंगे हम, और -2 भी होगा। तो z की वैल्यू यहाँ पर जो 0 है और यहाँ पर जब प्लस राइट साइड जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 ही आएगी, 0.5 भी z की वैल्यू हो सकती है और 1.2 भी आ सकता है और 1.02 भी z की वैल्यू हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू जैसे लॉग टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो लॉग टेबल का एक टेबल होता है जो बुक के अंदर पीछे दे रखिएगा, आप इंस्टीट्यूट के मॉडल में जाके देखिएगा तो वहां पर लॉग टेबल की, एंटी लॉग टेबल की वैल्यू होती है। उसी तरह से z का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का एक वैल्यू होती है जो चार्ट में दे रखा है पीछे बुक में, अपेंडिक्स में जाके देखिएगा अपने बुक में, तो आपको मिल जाएगी ये सारी वैल्यू की किसकी वैल्यू क्या होती है। और किसी बच्चों को याद नहीं रखना होता है, बल्कि किसी भी टीचर को उसको रटने की जरूरत नहीं है, याद भी रखने की जरूरत नहीं है, याद रहता भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी वैल्यू होती है वो। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पर इस साइड जब जाते हैं तो 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, इस साइड 0.5 ही होती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि z की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। तो अगर 0 से लेकर z की वैल्यू 1 तक की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, तो सीधा होगा कि z की वैल्यू 1, तो z की वैल्यू मतलब 1 का मतलब है कि 0 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी, यानी उसमें दे रखा होगा बुक में या क्वेश्चन के नीचे, नीचे गिवन, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो और नीचे एक गिवन होगा तो उस गिवन का ही यूज आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे, जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका 15, यहां से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन स्टार्ट है, सेट बी का क्वेश्चन है, सॉरी सेट सी का क्वेश्चन है यहाँ पर, बट क्वेश्चन से सेट सी से होते हैं बावजूद भी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, सेट बी सेट सी के मतलब ही नहीं है, अभी क्वेश्चन आप देखिए, A sample of 800 स्टूडेंट्स, 800 स्टूडेंट का सैंपल है और उसकी एवरेज वेट, मीन वेट का मतलब एवरेज वेट, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट, उस वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। एवरेज वेट क्लास का है 50 केजी, यानी बच्चों का जो 800 स्टूडेंट है उसका एवरेज वेट 50 केजी, कोई कोई 100 केजी वाला भी बच्चा होगा, 150 केजी वाला बच्चा होगा, वो नहीं बहुत देखिएगा, किसी का 30 केजी भी होगा वैसे भी नहीं देखिएगा, मतलब एक प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ मैं।
और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो 20 kg है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, क्योंकि kg का ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है और इसकी एवरेज निकलती है। असम्पशन नॉर्मेलिटी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन साफ बता रहा है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करो। नॉर्मेलिटी का मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग, यानी 800 स्टूडेंट में आपको ये पता लगाना है कि उस बच्चों के ग्रुप में 46 kg से लेकर के 62 kg के बीच में कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेइंग बिटवीन 46 kg टू 62 kg, इस डेटा के अनुसार कि उसकी मीन की वेट 50 kg और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20 kg है। तो आखिर कैसे बनेगी क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जनरल लाइफ का क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं कैसे बनाऊं इस क्वेश्चन को? तो 800 स्टूडेंट का ग्रुप है और मुझे पता लगाना है कि 46 kg से 62 kg के बीच में कितने बच्चे हैं उस क्लास में या उस जगह। तो इसके लिए एक गिवन होगा डेटा। एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दे रखा है, देख लो। z की वैल्यू 0 से लेकर z के ऊपर 0.2 की वैल्यू दे रखा है यहाँ, यही इसकी प्रोबेबिलिटी यही दे रखा है। और एरिया z की वैल्यू 0 से लेकर z पॉइंट इसकी वैल्यू भी दे रखा है यहाँ। अगर ये वैल्यू नहीं दे रखा है तो आप कभी नहीं फाइंड कर सकते हो, अधूरे रहेंगे आप, इनकम्प्लीट रहेगी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बोर्ड पर जाकर के। अब याद रखिएगा कि आपका एवरेज है 50 kg और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 20 kg। अब आपका कहता है कि आप वेट का पता लगाओ कि 46 kg से लेकर के 62 kg के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। और वैसे कि ये वेरिएबल है, x की मान है, नॉर्मल वेरिएबल है, x की वैल्यू 46 kg है, 46 kg, और x की वैल्यू मैक्सिमम 62 kg। तो मैं जस्ट बता के गया हूं मैं कि कोई भी x की वैल्यू दे रखी हो तो उसको z में कन्वर्ट करेंगे, और z में कन्वर्ट करने का नियम ये है x माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x आपका पहली जो मिनिमम वैल्यू है वो 46 kg है, एवरेज 50 है, डिवाइड करेंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन 20 kg से। इसका मतलब है कि ये आपको आया -4, यहाँ से देख लो 46 माइनस 50 डिवाइड बाई 20। आप जब डिवाइड करेंगे तो 5 होगी, 1/5 0.2 माइनस में 0 भी लिख सकते हो आप। z की वैल्यू आ गई, मैंने बताया था कि -3 से कम नहीं होगी। अब दूसरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पर जाइए आप। मैक्सिमम वैल्यू 62 kg है, 50 kg है, ये एवरेज आपको दे रखा है, और 20 kg है, ये क्वेश्चन में आप पढ़े थे। घटाएंगे आप 12 होगी, 12/20 दैट इज ये 6 होगी, यानी हम काटने का तरीका यहाँ पर आसान कर देता हूँ मैं, 0.6 होगी। तो z की वैल्यू स्टार्ट करना है -0.2 से और 0.6 थी, सीधा कर्व में आइए यहाँ। और वैसे कि माइनस का साइन इस साइड होगी और प्लस का साइन इस साइड होगा। 0 से लेके 0.6 और 0 से लेके 0. यहाँ -0.2 तक। तो मैंने बताया था कि आपको राइट साइड की प्रोबेबिलिटी और लेफ्ट साइड की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव होती ही नहीं है। तो अगर 0 से 0.2 हो लिखा हुआ और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो जो प्रोबेबिलिटी इस साइड होगी, यानी जो मान लो जैसे दे रखा है यहाँ पर 0.0793 समथिंग कुछ है, मैं फिर शेयर करूंगा मैं आपको, अभी कुछ होगी ऐसी कुछ वैल्यू है। तो राइट साइड अगर 0 पॉइंट पॉजिटिव की तरफ 0.20 की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड -0.20 तक भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इसका मतलब है कि आप माइनस को ना देखें, आप उस वैल्यू को देखें जो आपको शेयर कर रखा है, आपके क्वेश्चंस में दे रखा है, गिवन है वहां पर फिर मैं शेयर कर रहा हूं आपको क्वेश्चंस। देखो दे रखा है वैल्यू कितनी, 0 से लेके 0.2 तक की वैल्यू 0. मैंने सही लिखा था 0793, और 0 से 0.6 तक की प्रोबेबिलिटी देखिए 2257 है, 0.2257। तो मैंने बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं होगी, 0.0793 होगी, और राइट साइड 0 से लेकर के यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखा है 0.2257।
अस्पष्ट है कि आपको यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इस प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हो जा रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी 7 और 3 10 हो जा रहे हैं, और 5 9 14 दैट इज 4 4 1 5 सॉरी 5 1 बोरो करेंगे आप, और 9 1 10 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये 3 आ रहा, दैट इज 0.3040 आ गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आने के बाद क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है आप देख लो, वहां पर क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी, 800। ये जितनी प्रोबेबिलिटी आई उसको 800 से आप मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगा कि 46 केजी से लेकर के 62 केजी के बीच में कितने बच्चे हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउड है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 800 इंटू 0.3040, एक मिनट सॉरी 0.3040, 243 स्टूडेंट्स हैं 800 में, 243 243 स्टूडेंट आ रहे हैं। आप सही से फिर से जोड़ सकते हैं, आप इसे मान कितना आ रहा था फिर से देखूं मैं, 0.0793 प्लस 0.2257 को मैंने जोड़ा तो कितना आया, 0.305 है, 0.305 है ये। तो 0.305 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 800 से, तो आ जाएगा रिजल्ट 244 आ रहा। 243 अप्रोक्सीमेटली हमने लाया था, क्योंकि वहां पर 05 आ रही है, यहाँ पर चूंकि 4 ले रखा था, 5 लिखा था मैंने, तो यहाँ पर आपको 244 स्टूडेंट का पता चल गया कि स्टूडेंट की संख्या है वहां। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन गिवन होगी z की वैल्यू तभी। तो यहाँ तक मैं अभी थोड़ा सा वीडियो मैंने शेयर किया, बताया आपको, और छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट्स बताऊंगा। मैं आगे z की वैल्यू पर डिस्कशन में करूंगा आगे, और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 0 जो लिखी होती है कभी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उस पर डिस्कस करूंगा मैं। उसकी एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप वहां बिना देखे आप अपने उसके सॉल्यूशंस को शॉर्टकट तरीके से बनाने की कोशिश करें, जल्दी बन जाएगी। आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको उतना डिटेल में जो बनाया है उसको समझने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर जल्दी आ रहा है, आप एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन करें, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।